अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है ना, इसमें पहली चीज़ जो हम स्टार्ट करेंगे ना सेकंड लेक्चर में, वो क्या है? हमारे पास एक सिंड्रोम आता है, हम उसे कहते हैं डंपिंग सिंड्रोम। कहते हैं क्या? डंपिंग सिंड्रोम। अच्छा, अब डंपिंग सिंड्रोम बेसिकली है क्या? हम थर्ड लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 जो है इंटेस्टाइन का, हम पढ़ते हैं कि हमने कहा डंपिंग सिंड्रोम होता क्या। अच्छा, इस डंपिंग सिंड्रोम पढ़ने से पहले ना आपको एक थोड़ी सी सर्जिकल प्रोसीजर का पता हो। उस सर्जिकल प्रोसीजर को हम कहते हैं रॉक्स एंड फिनोमिना, या हम कहते हैं रोक्स एंड प्रोसीजर। अब ये रोक्स एंड प्रोसीजर क्या है बेसिकली, अब फिनोमिना क्या होता है? ये कि देखो, हमारे पास ना, जब हमारे पास ये है, हमारे पास स्टमक, ठीक है, या हमारे पास गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से, या हमारे पास आजकल जो है वो डायबिटीज़ वाले बंदे में, डायबिटीज़ टाइप 2 वाले बंदे में भी ये हमारे पास प्रोसीजर किया जाता है कि हमारे पास स्टमक के हम इतने से पार्ट को काट देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है? रॉक्स एंड फिनोमिना क्या होता है? रॉक्स एंड फिनोमिना ये होता है कि हम जो है ना, इतने से हमारे पास जो स्टमक है ना, हम हाफ स्टमक को जो है ना वो काट देते हैं। जब हम हाफ स्टमक को काट देते हैं, फिर हमारे पास जो स्टमक की शेप रहती है वो हमारे पास इस तरह से रहती है, ठीक है। और अब इस रॉक्स एंड फिनोमिना के वजह से, यानी इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हमारे जो कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं। जब फूड पार्टिकल अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं ना, और होता है कि जो फूड पार्टिकल अनडाइजेस्टेड रहते हैं वो हमारे स्मॉल बाउल के अंदर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? स्मॉल बाउल के अंदर चले जाते हैं। और जब स्मॉल बाउल के अंदर चले जाते हैं तो हमारी बॉडी में हाइपर ओस्मोलर हो जाता है, हाइपर ओस्मोलर हो जाता है। और इसकी वजह से हम इस सिंड्रोम को कहते हैं डंपिंग सिंड्रोम। और डंपिंग सिंड्रोम हमने कहा ये क्यों है? इट इज़ अ पोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर। कोई भी पूछे डंपिंग सिंड्रोम क्या है, हम आपने कहना पोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर है। और किस वजह से? ड्यू टू रॉक्स एंड फिनोमिना। ये याद रखना इसके अंदर, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अब जो है ना, हम मेन चीज़ स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास है क्या। देखो, ये हमारे पास हमने डंपिंग सिंड्रोम में एक अलग चीज़ डिस्कस की थी। अब हमारे पास क्या होता है? देखो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये है एब्डोमेन, ठीक है। और एब्डोमेन में हमने कहा था कि हमारे पास है ना रेक्टस मसल्स प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़े थे। हमने कहा था कौन से रेक्टस मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास रेक्टस मसल प्रेजेंट होते हैं ना, हमने कहा था इनके इर्द गिर्द शीट होती है, जिसका नाम होता है रेक्टस शीट। याद है? हमने जनरल एनाटॉमी में भी ये बात पढ़ी हुई है, वहाँ का भी आप लेक्चर ले सकते हो, या यहाँ का ले लो, जो मर्जी बात। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? रेक्टल शीट, ठीक है। और ये हमारे पास कौन से मसल है? रेक्टल मसल या रेक्टस एब्डोमिनस मसल। अच्छा, रेक्टस एब्डोमिनस मसल। अब ये हमारे पास जो मसल आता है, ये बेसिकली है क्या? यानी हमारे पास ये जो शीट है ना, अब देखो मैं कहता हूँ कि ये है अम्बिलिकस रीजन, ठीक है। अब अबव टू द अम्बिलिकस रीजन होता है, और एक होता है हमारे पास बिलो टू द अम्बिलिकस रीजन। अब याद रखना, जो अबव टू द अम्बिलिकस रीजन, जो हमारे पास ये वाली शीट है, जो अबव है अम्बिलिकस रीजन के, यहाँ एक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, उसे हम कहते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो बिलो टू द अम्बिलिकस रीजन है, हमारे पास वहाँ जो रेक्टस शीट में कर रही होती है, उसे हम कहते हैं इंफीरियर रेक्टस आर्टरी। तो हम कहते हैं सुपीरियर रेक्टस आर्टरी या इंफीरियर रेक्टस आर्टरी। सुपीरियर रेक्टस आर्टरी यहाँ सप्लाई कर रही है। अच्छा, अब देखो, अगर हम कोई भी प्रोसीजर करवाते हैं ना, तो या तो हम उसका हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं, ठीक है, या तो आप जो है ना वो वर्टिकल कट लगाते हो, ट्रांसवर्स कट नहीं लगाते। देखो, जब आप कट लगाते हो ना, और अगर कोई कहता है कि आप हॉरिजॉन्टल कट लगा रहे हो एब्डोमेन पे और बिलो द अम्बिलिकस रीजन में, तो किस आर्टरी के कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं? आपने कहना है इंफीरियर रेक्टस आर्टरी, ठीक है। और हमारे पास एक और आर्टरी आती है जो हमारे पास इस अम्बिलिकस रीजन के बिल्कुल नीचे आती है, उसका नाम होता है इंफीरियर एपीगैस्ट्रिक आर्टरी। तो इसका मतलब है, अगर कोई कहता है कि अम्बिलिकस रीजन से नीचे अगर आप रेक्टस शीट को कट करते हो हॉरिजॉन्टली, तो आपके पास कौन सी आर्टरी के चांसेस बढ़ते हैं कट होने के? तो आपने कहना है इंफीरियर एपीगैस्ट्रिक आर्टरी। और अगर इंफीरियर एपीगैस्ट्रिक आर्टरी कटती है, तो आपको एक बात तो पता, तो हमें जो है ना क्या होगा, हमारे पास जो एपीगैस्ट्रिक रीजन है उसकी हमारे पास मोटिलिटी का डिस्टर्ब होगी, और हमारे पास फूड पार्टिकल जो है वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सारी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट सही तरह से नहीं करेगा, ठीक है। ये याद रखना इसके अंदर कि हमारे पास इंफीरियर एपीगैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ आपके सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, अब हमारे पास ना इसी तरह ये कुछ सिंड्रोम आते हैं, हम उसे कहते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है क्या? नट क्रैकर सिंड्रोम। नट क्रैकर सिंड्रोम। अच्छा, अब ये नट क्रैकर सिंड्रोम क्या होता है? पहली बात याद रखना, मैं आपको इधर बताऊं कि हमारे पास एक नट क्रैकर सिंड्रोम होता है, एक होता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। अब ये इन दोनों को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास है एब्डोमिनल अयोटा, ठीक है। एब्डोमिनल अयोटा से हमने कहा था एक यहाँ से ब्रांच निकलती है जिसका नाम होता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। क्या नाम होता है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकली, वो आगे ब्रांचेस में भी डिवाइड होती है, इस वजह से मैंने बनाया सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और जो हमारे पास एब्डोमिनल अयोटा है, इसके दरमियान से हमारे पास एक वेन गुजर रही होती है, उसका नाम होता है हमारे पास क्या? लेफ्ट रेनल वेन। इसी तरह ही इन दोनों के दरमियान से हमारे पास जो ड्यूडिनम का थर्ड पार्ट है, जिसको आप ट्रांसफर्स पार्ट भी कहते हो, वो हमारे पास गुजर रहा होता है।
अगर हम बात करते हैं कि देखो अगर आपके पास एब्डोमिनल अयोटा और आपके पास ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, ये कंप्रेस कर जाती है, इनके कंप्रेशन होने की वजह से हमारे पास जो लेफ्ट रेनल वेन है, ये जो हमारे पास रेनल वेन है, ये कंप्रेस नहीं कर जाएगी। और जब ये रेनल वेन कंप्रेस कर जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हीमाचूरिया आएगा, हमारे पास जो है ना वो वेरिकोसाइट्स आएंगे, उसके बाद यानी वेरिकोसील की हिस्ट्री आएगी। वेरिकोसील की हिस्ट्री क्या आएगी वो भी अब बात आपको बताता हूँ। यानी पहली बात हमने कहा कि अगर हमारे पास इन दोनों के कंप्रेस होने की वजह से लेफ्ट रेनल वेन कंप्रेस करती है तो सबसे पहले क्या आएगा, हीमाचूरिया आएगा, हीमाचूरिया आएगा। सेकंड नंबर पे हमने कहा वेरिकोसाइट्स आएंगे या वेरिकोसील की हिस्ट्री लेके आएंगे वो, ठीक है। हम बात करेंगे इस बात की, ठीक है। अब देखो हम कहते हैं कि हमारे पास और क्या हो सकता है, यानी वेरिकोसील हमारे पास हिस्ट्री क्या है, याद रखना। पहले हम कहते हैं कि ये हमारे पास है किडनी, ठीक है, और किडनी हमारे पास यहाँ से हमारे पास जा रही होती है यूरेटर है, और यूरेटर हमारे पास ड्रेन करता है किधर, हमारे पास ब्लैडर के अंदर, ठीक है, और आगे फिर यूरेथ्रा आता है। अब हम कहते हैं कि होता ये है कि हमारे पास ये है टेस्टिस, ठीक है, और ये मैं बनाता हूँ कि हमारे पास ये है इंफीरियर वेना कैवा, ये हमारे पास क्या इंफीरियर वेना कैवा। अब होता ये कि हमारे पास ये है लेफ्ट एंड और ये है राइट, और ये है लेफ्ट, ये है राइट। अच्छा, जो राइट टेस्टिकुलर वेन होती है ना, राइट टेस्टिकुलर वेन होती है ना, वो सीधा जाके ड्रेन करती है किधर, आपके इंफीरियर वेना कैवा के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमारे पास बेसिकली होती है लेफ्ट, यहाँ से हमारे पास लेफ्ट रेनल वेन होती है, और यहाँ से होती है राइट रेनल वेन होती है। अच्छा, अब देखो ये हमारे पास था जो राइट टेस्टिकुलर वेन है, ये जाके सीधा ड्रेन होती है किधर, हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा में। लेकिन जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन होती है ये हमारे पास पहले जाती है किधर, ये हमारे पास पहले जाती है हमारे पास इधर लेफ्ट रेनल वेन में। फिर जो लेफ्ट रेनल वेन होती है वो फिर ड्रेन करती है इंफीरियर वेना कैवा के अंदर। समझ आ रही है? तो ये हमारे पास दोनों का प्रोसीजर है। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो लेफ्ट रेनल वेन है ये कंप्रेस कर जाती है, इस लेफ्ट रेनल वेन की कंप्रेस करने की वजह से हीमाचूरिया तो आएगा, लेकिन होगा क्या कि यहाँ से जो ब्लड वापस आ रहा है, जारी बात है वेन से, यानी यहाँ ब्लड ऐसे जा रहा था, लेकिन इधर हमारे पास कंप्रेशन की वजह से वो जो ब्लड है वो रिगर्जिरेट कर जाएगा, वापस जाएगा, और वापस जाके यहाँ आपके पास टेस्टिस में अकोमुलेट होने लग जाएगा, और आपके पास ऐसे होगा जैसे बैग ऑफ वॉर्म्स है, कीड़े मचल रहे हैं, उसे कहते हैं वेरिकोसील। और वेरिकोसील हमारे पास इस वजह से आएगा कि इस वजह से, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास लेफ्ट रेनल वेन कंप्रेस करती है किसकी वजह से, एब्डोमिनल अयोटा और सब सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के कंप्रेस होने की वजह से, हम इसे कहते हैं नट क्रैकर सिंड्रोम, ठीक है। और अगर आपके पास ये जो ड्यूडिनम का थर्ड पार्ट है ये कंप्रेस करता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और हमारे पास एब्डोमिनल अयोटा के कंप्रेस होने की वजह से, फिर इसे कहते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। नट क्रैकर सिंड्रोम हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम पे। देखो हमने कहा सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम में हमारे पास जो ड्यूडिनम का थर्ड पार्ट है वो हमारे पास क्या करता है, कंप्रेस कर जाता है। क्यों कंप्रेस करता है? क्योंकि आपके पास एब्डोमिनल अयोटा और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है आपस में आ जाती है, जब क्लोज हो जाती है हमारे पास ये कर जाता है। अब याद रखना इसमें ना कुछ सिंड्रोम आते हैं, ये आपने याद रखने हैं लाजमी। पहले आता है हमारे पास क्या, हमारे पास पहले आता है कास्ट सिंड्रोम, या भी कास्टी सिंड्रोम भी कहते हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है क्या, विल्की सिंड्रोम। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास बेसिकली क्रोनिक ड्यूडिनल इलियस सिंड्रोम। क्या है, पहले आया हमारे पास कास्ट सिंड्रोम, सेकंड नंबर पे आया विल्की सिंड्रोम, थर्ड नंबर पे आया क्रोनिक ड्यूडिनल इलियस सिंड्रोम, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है बेसिकली मेसेंटेरिक रूट सिंड्रोम। ये सारे के सारे जो सिंड्रोम है ये आपके पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के साथ एसोसिएट करवाते हैं। और ये क्या करवाते हैं, इसमें होता है कि हमारे पास जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है और एयोटा है ये कंप्रेस कर जाता है। ये मैं आपको सारे के सारे सिंड्रोम जो है ना ये अभी एंड पे करवाता हूँ, ठीक है। पहले आगे चलते हैं कि हमारे पास इसके बाद क्या आता है। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया कि हमारे पास अगर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम आएगा तो पेशेंट सिम्टम क्या लेके आएगा, पेशेंट सिम्टम लेके आएगा वेट लॉस का। क्यों? क्योंकि सारी बात है कंप्रेशन हो गया तो हमारे पास डाइजेशन तो हो नहीं रही ना ड्यूडिनम की वजह से। उसके बाद क्या आएगा, स्वेलोन बेली के साथ, यानी उसकी जो बेली है वो हमारे पास एब्डोमेन जो है वो स्वेलो किया होगा इसके साथ। उसके बाद थर्ड नंबर पे वो आएगा वोमिटिंग के साथ। तो ये तीन बातें आप लोगों ने याद रखनी है किसमें, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम के अंदर। बाकी हाँ इस सिंड्रोम को मैं अभी आपको अलग अलग करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले चलते हैं हम आगे। अच्छा, अब ना आपकी बुक में एक चीज़ लिखी होगी कि हमारे पास ऐसे कौन से एरिया है जिसको वाटरशेड एरिया कहते हैं, यानी हमारे पास कौन सा आता है क्या, वाटरशेड एरियाज। अच्छा, अब वाटरशेड एरिया का मतलब क्या है, वाटरशेड एरिया का मतलब है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक स्प्लीन है, ठीक है। स्प्लीन को अगर ये एक ऑर्गन है, मैं स्प्लीन नहीं कह रहा, एक ऑर्गन है, अगर एक ऑर्गन को डुअल ब्लड सप्लाई जा रही हो ना उसे कहते हैं हमारे पास वाटरशेड एरिया। और ये वाले जो एरिया होते हैं ना ये बहुत कम होते हैं कि इंजर्ड हो। सारी बात है अगर एक पार्ट भी इंजर्ड होगा तो दूसरी सप्लाई कर देगी आर्टरी, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास दो ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे अभी जीआईडी में जो जिनकी डुअल ब्लड सप्लाई, जिसका वाटरशेड जोन या वाटरशेड एरिया भी कहते हो। सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, स्प्लेनिक फ्लेक्शन, स्प्लेनिक फ्लेक्शन। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास क्या, रेक्टोसिग्मोइडल जंक्शन।
अच्छा, अब जो हमारे पास स्प्लैनिक फ्लेक्सर होता है ना, इसके बारे में आपको बताऊं कि हमारे पास इधर जो होती है वो दो ब्लड सप्लाई होती है, एक होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, एक होती है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ये दोनों की दोनों जो होती है हमारे पास स्प्लैनिक फ्लेक्सर को सप्लाई कर रही होती है, इस वजह से कहते हैं स्प्लैनिक फ्लेक्सर इज अ वाटरशेड एरिया विच कंटेन डुअल ब्लड सप्लाई। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन। जो रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन होती है इसमें हमारे पास भी दो आर्टरीज होती हैं, एक हमारे पास आती है बेसिकली इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और एक होती है हमारे पास क्या सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ये याद रखना इसके अंदर, ठीक है। और ये बात आ जाती है रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन में। और रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन जो है इज आल्सो अ वाटरशेड एरिया विच कंटेन द ब्लड सप्लाई हैज अ लेस हमारे पास होती है किसमें इंजरी के चांसेस होते हैं, हैव लेस चांसेस ऑफ इंजरी। ठीक हो गया। अच्छा, और जो बाकी टॉपिक्स हैं हमारे पास म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलर एक्सटर्ना, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं जिसमें हमने एपिथेलियम का डिस्कस किया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो पार्ट्स आते हैं, ड्यूडिनम आ गया, स्टमक आ गया, ठीक है। इनकी थोड़ी बहुत जो है ना लेक्चर वो आप एनाटमी का, मेरे ख्याल जनरल एनाटमी का सेकंड लेक्चर है, वो लास्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर है, वो आप लाजमी देखिएगा, ठीक है। क्योंकि वो भी मैंने जो ना वो एब्डोमेन के हिसाब से किया हुआ है, तो आपने वो लेक्चर लाजमी देखिएगा इसके हिसाब से। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ हम जो वो सिस्टम वाइज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और जो एनाटमी है, ठीक है, वो वहाँ से भी आप लोग लाजमी वीडियोज़ लीजिएगा। अब हम सेकंड बात में ना हम डिस्कस करेंगे हमारे पास ना कुछ हमारे पास आते हैं एनास्टोमोसिस, ठीक है। अब वो क्या होते हैं? अच्छा, अब एनास्टोमोसिस से पहले ना मैं आपको वही वेनस सप्लाई जो आपको पढ़ाई थी वो पढ़ता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, लीवर है, ठीक है। लीवर में हमने कहा था कि हमारे पास ये है पोर्टल वेन है, ये हेपेटिक वेन है। और हेपेटिक वेन कहाँ ड्रेन करती है? हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन, सबसे पहले हमने कहा था जो लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक वेन है वो हमारे पास ड्रेन करती है किधर? इधर पोर्टल वेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास एक होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन होती है और एक होती है हमारे पास क्या, स्प्लैनिक वेन होती है। सुपीरियर मेजेंटेरिक और स्प्लैनिक वेन आपस में मिलती है और ये भी ड्रेन करती है किधर? आपके पोर्टल वेन के अंदर। उसके बाद हमने कहा था हमारे पास पैरा अम्बिलिकल वेन्स होती हैं, वो भी आपके पास कहाँ ड्रेन करती है? आपके पोर्टल वेन में। और जो पोर्टल वेन होती है ये हमारे पास जाती है हेपेटिक वेन में और हेपेटिक वेन जाती है हमारे पास किधर? इंफीरियर वेना कैवा के अंदर। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास जो सुपीरियर रेक्टल वेन होती है वो आपके कहाँ ड्रेन करती है? आपके स्प्लैनिक वेन के अंदर। लेकिन जो इंफीरियर रेक्टल होती है वो हमारे पास डायरेक्ट इंफीरियर वेना कैवा में जा रही होती है, लेकिन जो सुपीरियर रेक्टल वेन होती है ये जाती है हमारे पास स्प्लैनिक वेन में। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करते हैं इधर। अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास हुआ ये, हमारे पास जो है ना वो या तो पोर्टल वेन कंप्रेस कर गई है या तो हेपेटिक वेन कंप्रेस कर गई है। अगर तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो है ना हमारे पास हेपेटिक वेन कंप्रेस कर गई है, ये मैं हेपेटिक वेन कंप्रेस कर गई है। अब हेपेटिक वेन कंप्रेस करने की वजह से क्या हुआ? हमारे पास जो ब्लड सप्लाई थी वो बैक गई और हमारे पास ब्लड सारा पोर्टल वेन में अकुमुलेट हुआ, ठीक है। अब अगर ब्लड आपका सारा इधर पोर्टल वेन में अकुमुलेट हुआ तो इसका मतलब है ब्लड आपका वापस जाएगा, कहाँ जाएगा? पैरा अम्बिलिकस रीजन में। अगर आपका ब्लड वापस पैरा अम्बिलिकस रीजन में जाके अकुमुलेट होगा तो आपको अम्बिलिकस वाले रीजन में स्पाइडर वेन्स नजर आएंगी, जिसे आप कहोगे कैपूट मेडूसा, कैपूट मेडूसा। उसके बाद मैं कहता हूं कि यहां से अगर ब्लड सप्लाई जाएगी किधर? पैरा इसोफेजियल में, तो हम कहेंगे आपको जो है ना वो इसोफेजियल वेरेसिस नजर आएंगे, यानी इसोफेगस के अंदर जो है ना वो हमारे पास लार्ज टाइप इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, जिसे आप कहते हो ब्लड सप्लाई का कोलैप्स कर जाना, इसोफेजियल वेरेसिस नजर आएंगे, ठीक है। ये हम पैथोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे वेरेसिस होता क्या। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूं कि हमारे पास यहां से ब्लड सप्लाई वापस जाएगा। जब हमारे पास ब्लड सप्लाई वापस आएगा, यहां जाके हमारे पास स्प्लैनिक वेन में जाएगा और सुपीरियर रेक्टल वेन में जाएगा। और जब सुपीरियर रेक्टल वेन में आके ब्लड अकुमुलेट होगा तो हमारे पास हेमराइड्स आएंगे, पेनलेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन में जब आके हमारे पास ब्लड रुकेगा तो क्या होगा? हमारे पास इस वाले रीजन में ब्लड अकुमुलेट होने की वजह से आपकी मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सारी बातें क्यों हुई हैं? हमारे पास एक लीवर की एनास्टोमोस की वजह से, यहाँ सारी के साथ जो है वो एनास्टोमोस कर रही थी, इस वजह से हमारे पास सारा मसला बन रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास और, देखो और बातें हैं। देखो ये तो हमने ऐसे ग्राफ बना लिया ना। अब मैं कहता हूँ कि देखो हुआ ये, लीवर का हो गया सिरोसिस, लीवर का हो गया सिरोसिस, अब यानी फैट हुआ, लीवर का सिरोसिस हो गया। जब लीवर का सिरोसिस हुआ, अब इसका मतलब है लीवर के सिरोसिस की वजह से हमारे पास जो पोर्टल वेन था उसका प्रेशर बढ़ नहीं गया। जारी बात है, लीवर के सिरोसिस की वजह से सारा का सारा आपका प्रेशर आपका पोर्टल वेन पे आ गया ब्लड का। जब आपका प्रेशर पोर्टल वेन पे आ गया, अब पोर्टल वेन से हमारे पास बैक फ्लो कहाँ गया? हमारे पास लेफ्ट, हमारे पास एपिगैस्ट्रिक वेन की तरफ। जब हमारे पास लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक वेन की तरफ गया तो हमारे पास क्या होगा? इसोफेजियल वेरेसिस होगी, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैं कहता हूं कि देखो हुआ ये कि हमारे पास क्या था? देखो हमारे पास जो है ना वो लीवर सिरोसिस हुआ, ठीक है। लीवर सिरोसिस होने की वजह से पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ा। जब पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ा, अब इसकी वजह से हमारे पास जो पैरा अम्बिलिकल वेन थी वहां आपका प्रेशर बढ़ा। जो पैरा अम्बिलिकल पेज का प्रेशर बढ़ा, हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड कैपूट मेडूसा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास क्या हुआ? लीवर का सिरोसिस हुआ। लीवर का सिरोसिस होने की वजह से हमारे पास हुआ ये था कि सुपीरियर वो हमारे पास पहले तो पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ा ना, पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ा। जब हमारे पास पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ा तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास यहाँ स्प्लैनिक वेन का प्रेशर बढ़ा। जब स्प्लैनिक वेन का प्रेशर बढ़ा तो सुपीरियर रेक्टल वेन का प्रेशर बढ़ा, यानी हमारे पास पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ा तो सुपीरियर रेक्टल वेन का प्रेशर बढ़ा। और जब सुपीरियर रेक्टल वेन का प्रेशर बढ़ा तो हमारे पास हेमराइड्स है, इसे आप कहते हो एनोरेक्टल वेरेसिस,
ठीक है, ये हमारे पास जो कंडीशन थी एनास्टोमोसिस की, ये आपने लाजमी याद रखना है। और इसके साथ जो डंपिंग सिंड्रोम आपको पढ़ा है वो भी लाजमी याद रखना है इसके अंदर, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं बेसिकली रेक्टम के टॉपिक की तरफ कि हमारे पास जो है वो रेक्टम और वेरिसिस वगैरह क्या होता है, ठीक है, वो जो हेमराइड्स और जो पाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम यहाँ डिस्कस करने के हमारे पास हेमराइड्स या हमारे पास आते हैं क्या, पाइल्स। अच्छा देखो, ये हमारे पास ना बेसिकली एक केनाल है, ठीक है, इस केनाल के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है रेक्टम, ठीक है। मैं इस रेक्टम को ना एक आइडियल लाइन या इमेजिनरी लाइन से मैं डिवाइड करता हूँ, इसे मैं कहता हूँ डेंटेट लाइन या मैं कहता हूँ पेक्टिनेट लाइन, ठीक है। अब पेक्टिनेट लाइन से अबव जितना भी हिस्सा है उसे मैंने कह दिया सुपीरियर, और जो हमने बिलो कह दिया उसे मैंने कह दिया इन्फीरियर, ठीक है। अब दो तरह के हेमराइड्स होते हैं बेसिकली, एक होता है हमारे पास इंटरनल हेमराइड्स और एक होता है हमारे पास क्या, एक्सटर्नल हेमराइड। अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल को जरा डिटेल से पढ़ते हैं कि हमारे पास है क्या। देखो हमारे पास ना बेसिकली पहले हम थोड़ी एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, फिर हम कहते हैं सबसे पहले हमारे पास जो सुपीरियर रीजन है ना, या हमारे पास एक आर्टरी आती है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। इसी तरह यहाँ से एक वेन जाती है जिसका नाम होता है सुपीरियर रेक्टल वेन, ये मैं सुपीरियर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हमारे पास नर्व कौन सा आता है, नर्व आता है हमारे पास इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, क्या थी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है, ठीक है। ये ब्रांच ये इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। अच्छा, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है, सुपीरियर रेक्टल वेन है, और नर्व कौन सी आती है, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व प्लेक्स। और उसके बाद एक लिम्फ नोड आता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड। तो अब चार बातें लाजमी याद रखेंगे, सुपीरियर रीजन में क्या क्या डिस्प्लाई है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है, सुपीरियर रेक्टल वेन है, उसके बाद हमारे पास इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस है, उसके बाद आता है हमारे पास क्या, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड है। अब चलते हैं हमारे पास लोअर की तरफ। लोअर में हमारे पास सप्लाई आती है, हम कहते हैं इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। वेन कौन सी आती है, इन्फीरियर रेक्टल वेन। हमने कहा कि आर्टरी कौन सी आती है, इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। वेन कौन सी आती है, इन्फीरियर रेक्टल वेन। उसके बाद नर्व कौन सी आती है, नर्व हमारे पास आती है बेसिकली ये ना सोमैटिक इनर्वेशन होती है, जिसे आप कहते हैं पुडेंडल नर्व, पुडेंडल नर्व। इसका बेसिकली ना S2 से S4 होता है। अच्छा, पुडेंडल नर्व हमारे पास जो है वो इधर सप्लाई कर रही है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लिम्फ नोड, कौन से आते हैं, हम लिम्फ नोड कहते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। ये आपने लाजमी चार बातें याद रखनी है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल वेन, इन्फीरियर रेक्टल वेन। उसके बाद हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, पुडेंडल नर्व, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, इंग्वाइनल लिम्फ नोड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आप इंटरनल पार्ट भी कहते हैं, और जो नीचे वाले पार्ट है ना इसको आप एक्सटर्नल पार्ट भी कहते हो। इसका मतलब है अगर आपके पास आपकी ब्लीडिंग होती है इधर, तो यानी मसला बनता है इधर, तो आपको इंटरनल हेमराइड्स आएंगे, और अगर आपको मसला बनता है इधर तो आपको एक्सटर्नल हेमराइड्स आएंगे, ठीक हो गया। अब मैं जरा इन दोनों को डिटेल से बताता हूँ। देखो हमने कहा कि सबसे पहले इंटरनल हेमराइड, इंटरनल हेमराइड में हमने सप्लाई पढ़ ली कि हमने पता लग गया कि इंटरनल हेमराइड होता कि या पाइल होता कि, यहाँ से जो है ना वो आर्टरी का सप्लाई मसला बन गया या वीनस सप्लाई का मसला बन गया, तो सारी बात हमें जो है वो पाइल्स या हेमराइड्स आएंगे। और अगर वो इंटरनली है तो हमारे पास क्या होगा, ये पेनलेस होंगे। यानी अगर कोई पेशेंट आता है और आता है कहता है उसको पाइल्स आ रहे हैं लेकिन पेनलेस हिस्ट्री के साथ आ रहे हैं, यानी पेनलेस है, पेन बिल्कुल नहीं है, तो आप कह सकते हो ये इंटरनल हेमराइड्स है। और इंटरनल हेमराइड की रीज़न ये होती है एज रिलेटेड चेंज भी हो सकता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का केस भी हो सकता है, ठीक है, कंप्रेस होने की वजह से ये हो सकता है। एक्सटर्नल हेमराइड में बात करते हैं कि ये हमारे पास पेनफुल होते हैं, यानी कोई भी हिस्ट्री के साथ है पेनफुल के साथ, तो आप कह सकते हो कि ये एक्सटर्नल हेमराइड है। और ये हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हो सकता है किसी ट्रामा की इंजरी हुई हो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास जो इंटरनल हेमराइड है ये हमारे पास चेंज हो सकता है किस कैंसर में, एडिनोकार्सिनोमा के अंदर। और जो हमारे पास एक्सटर्नल हेमराइड है ये हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर चेंज हो सकता है। ये आपने दो बातें याद रखनी है इसके अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर। अब आपको पता लग जाएगा सही तरह से कि हेमराइड या पाइल्स होता क्या है, इसकी दो टाइप्स क्या हैं, ठीक है। अब ना एक हमारे पास टॉपिक आता है, हम उसे कहते हैं एनल फियर या एनल फिशर, जिससे मर्जी इसको प्रोनाउंस कर लो। अच्छा, जो एनल फिशर है बेसिकली होता है, देखो मैं कहता हूँ ये हमारे पास है एंटीरियर पोस्ट, इसके मैं अगर थोड़ा सा पोस्टीरियर पार्ट में जाऊँ ना, ठीक है, तो एट द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द एनल कैनाल हमारे पास ना परफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। परफ्यूजन का मतलब है आपके पास ब्लड अपना ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, ये कहते हैं परफ्यूजन होना। अब इस साइड पे ना हमारी परफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं इंजर्ड के। और अगर इसके चांसेस हों तो हमारे पास ब्लीडिंग भी आती है। और ब्लीडिंग कैसे आती है वो हिस्ट्री लेके आता है कि डॉक्टर साहब बात यह कि जब भी जो है टॉयलेट पेपर के ऊपर हमारे पास जो है ना वो ब्लीडिंग नज़र आ जाए, टॉयलेट पेपर के ऊपर ब्लड है, उसके बाद पूपिंग के दौरान भी हमारे पास जो है ना वो ब्लड की हिस्ट्री मिल रही है, ये याद रखना इसके अंदर लाजमी। और ये होता क्यों है, एनल फिशर की रीज़न क्या बनती है, जो हमारे पास जो है ना वो फाइब्रस डाइट नहीं लेते,
ठीक है। अब स्पगोल भी हमारे पास आता है, ठीक है। हम कहते हैं कि जो है ना वो ये खाया करो, स्पगोल बहुत अच्छा होता है, और स्पगोल फाइबर्स ही होते हैं, और ये हमारे पास इंटेक करने चाहिए एक वीक के अंदर लाजमी, एक दफ़ा तो लाजमी करने चाहिए, ठीक है। दूध के साथ कर लो, ठीक है, वो भी बेहतर है, सिंपल कर लो पानी के साथ, वो भी ठीक है, लेकिन फाइबर्स इंटेक जरूर करने चाहिए। तो हमारे पास ये है कि जिनकी डाइट में लो फाइबर डाइट होता है उनमें हमारे पास ये चांसेस हो जाते हैं एनल फिशर के, और आपको बता दी एनल फिशर की हमारे पास हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। और मैं आर्टिफिशियल सप्लाई का जो लेक्चर है ना वो मैं साथ इसके ऐड कर दूंगा, वो भी लाजमी देख लीजिएगा।